हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब एनसीईआरटी वंस अगेन। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे आपके इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का नेक्स्ट टॉपिक पॉलिनेशन। पॉलिनेशन मतलब क्या होता है, ये समझने से पहले एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमने अपने प्रीवियस टॉपिक में क्या पढ़ा था। प्रीवियस टॉपिक में हमने मेगास्पोरोजेनेसिस वाला टॉपिक कवर किया था। व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय मेगास्पोरोजेनेसिस? एक सिंगल डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल से हमको एक एम्ब्रियो सैक मिला था। क्या मिला था हमको? एक मेच्योर एम्ब्रियो सैक। और ये मेच्योर एम्ब्रियो सैक में कितने सेल्स होते हैं? इट हैज 7 cells and 8 nuclei. So अगर आपको MCQ क्वेश्चन आया कि हमारे मेच्योर एम्ब्रियो सैक में कितने सेल्स और कितने न्यूक्लियाई होते हैं, तो आप क्या लिखोगे? इट हैज 7 cells and 8 nucleate structure. कैसा होता है अपने मेच्योर एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर? 7 celled and 8 nucleate structure. सो ये हमने अपने प्रीवियस टॉपिक में कवर किया था। अब आज के टॉपिक में हम क्या बात करने वाले हैं? आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं पॉलिनेशन के बारे में। सबसे पहले तो पॉलिनेशन के बारे में मैं आपको एक सिंपल सी चीज बता देती हूँ। देखो, हमारे जो प्लांट के मेल गैमेट्स है और फीमेल गैमेट्स हैं, समझो ये एक प्लांट है, ओके, ये एक प्लांट है और ये हमारा मेल फ्लावर है, ये मेल प्लांट है, और एक दूसरा प्लांट है जो हमारा फीमेल प्लांट है, ठीक है। तो अब ये मेल प्लांट और फीमेल प्लांट को अगर हमको एक साथ मिलाना है और हमको नया सीड बनाना है, तो ये प्लांट्स तो एक आपस में ऐसे चल के जाएंगे नहीं कि मेल ऐसा तो बोलेगा नहीं कि चलो चलो फीमेल के पास जाते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं। ऐसा नहीं होता है। ना तो मेल प्लांट फीमेल के पास आएगा, ना फीमेल प्लांट मेल के पास उड़ उड़ के जाएगी। तो ऐसे केसेस में आखिर पॉलिनेशन कैसे होगा, मतलब फर्टिलाइजेशन कैसे होगा? तो फर्टिलाइजेशन करने के लिए मेल के पोलन ग्रेन को फीमेल के स्टिग्मा तक पहुंचाने की जो प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलिनेशन। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन के बहुत ही अलग अलग टाइप्स होते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। उस चीज को बेसिक से एकदम डिटेल में पढ़ने के लिए और एकदम वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन के लिए हम आज का सेशन धीरे धीरे करके देखेंगे, ठीक है। चलो, अब आज के सेशन में हमको इंट्रोडक्शन क्या दिया है वो देख लेते हैं। सबसे पहली बात, आपके जो बोर्ड एग्जाम्स होते हैं, in board exams you are asked to write definition of pollination. What do you mean by pollination? तो अगर आपको definition पूछा गया, so आप क्या लिखोगे? Pollination is the mechanism to achieve the objective of fertilization, यानी कि transfer of pollen grains from anther to the stigma of a pistil is termed as pollination. चलो पहले इंट्रोडक्शन देखते, एक एक करके पूरा टॉपिक डिटेल में देखेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि एक ही वीडियो में मैक्सिमम टॉपिक्स कवर हो जाएं, ताकि आपको बार बार वीडियोस के लिए वेट ना करना पड़े। सो अगर वीडियो लंबी है तो कोई भी ऐसे आलसपना नहीं दिखाएगा। यू विल नॉट शो लेजीनेस, यू हैव टू स्टडी एंड यू हैव टू फिनिश योर टारगेट ऑन अ पर्टिकुलर डे। ओके, तो चलो देखो इधर पॉलिनेशन के इंट्रोडक्शन में हमें क्या दिया गया है। इन द प्रिसीडिंग सेक्शंस, प्रिसीडिंग मतलब क्या होता है? अर्लियर सेक्शंस, यानी कि ऊपर के जो टॉपिक्स हैं। प्रिसीडिंग यानी कि अर्लियर सेक्शंस, तो ऊपर के जो टॉपिक है उसमें हमने क्या पढ़ा है? You have learned that the male and female gametes in flowering plants are produced in the pollen grain and embryo sac respectively. तो हमने अपने अर्लियर सेक्शंस में क्या पढ़ा है कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट्स कहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं, मतलब मेल गैमेट पोलन ग्रेन और फीमेल गैमेट एम्ब्रियो सैक, ये अपने अपने मदर ऑर्गन या अपने अपने मदर सेल के मदद से प्रोड्यूस होते हैं। यानी कि पोलन ग्रेन कहाँ डेवलप होता है? एंथर में। और एम्ब्रियो सैक कहाँ पर डेवलप होता है? हमारे ओवरी में है, करेक्ट। ऑल राइट। एज बोथ टाइप्स ऑफ गैमेट्स आर नॉन मोटाइल, देखो ये दोनों के दोनों गैमेट्स नॉन मोटाइल है। इनके पास ना तो पैर है ना तो विंग्स है। ना पोलन ग्रेन उड़ के स्टिग्मा के पास जा सकता है और ना स्टिग्मा चलकर पोलन ग्रेन के पास आ सकती है। द गैमेट्स आर नॉन मोटाइल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। The gametes are non-motile. They have to be brought together for fertilization to occur. तो अगर आप चाहते हैं कि fertilization हो, अगर आप चाहते हैं कि zygote बने, तो हमें इन दोनों gametes को एक साथ लाना पड़ेगा। और ये हम कैसे अचीव कर सकते हैं? How is this achieved? तो देखो यहाँ हमें क्या बताया गया है। Pollination is the mechanism to achieve this objective. यानी कि pollination के mechanism की मदद से हम ये प्रोसेस अचीव कर सकते हैं। ध्यान से सुनो बच्चों,
जब हवा का रुख बदलता है, यानी कि जब हवा आती है, जब विंड आती है, तो विंड की मदद से आपके पोलन ग्रेन्स उड़ के स्टिग्मा तक जाते हैं। तो यहाँ पे पोलन ग्रेन्स अपने आप स्टिग्मा तक नहीं पहुंचे, विंड की मदद से पोलन ग्रेन्स की मूवमेंट हो रही है, या पानी के वजह से जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा तक पहुंचते हैं, या किसी इंसेक्ट की मदद से जब हमारे पोलन ग्रेन हमारी स्टिग्मा तक पहुंचते हैं, तो वो प्रोसेस जो होता है उस प्रोसेस को हम पॉलिनेशन बोलते हैं। तो पॉलिनेशन का डेफिनेशन अगर आपको पूछा गया, सी ऑलवेज रिमेंबर इन साइंस, दैट इज इन बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, अगर आपको कभी भी 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, दिस इज अ वेरी गोल्डन रूल, अगर आपको 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि डेफिनेशन, स्टेटमेंट या लॉ पूछा गया है, स्टेट ओहम्स लॉ या डिफाइन पॉलिनेशन, ऐसा क्वेश्चन अगर आया, ऑलवेज रिमेंबर यू हैव टू राइट द आंसर एग्जैक्टली इन टेक्सचुअल वर्ड्स। मतलब क्या, मतलब टेक्स्ट बुक में जैसा आपको डेफिनेशन दिया गया है वैसे का वैसा डेफिनेशन आपको लिखना है। आप डेफिनेशन को या लॉ को या स्टेटमेंट को अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकते, दिस इज नॉट अलाउड, ओके, योर मार्क्स विल बी डिडक्टेड। So what is the definition for pollination? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर, शेड फ्रॉम एंथर, यानी कि एंथर से जो पोलन ग्रेन्स निकलते हैं, जब एंथर मेच्योर हो जाता है, हमारा एंथर जब मेच्योर हो जाता है तो ये एंथर ब्रेक हो जाता है। क्या देखने को मिलता है हमको, ये एंथर ब्रेक हुआ है और इसके अंदर जो पोलन ग्रेन्स मेच्योर हो गए, ये पोलन ग्रेन्स बाहर आ जाते हैं। ओके, तो ये जो पोलन ग्रेन्स हैं, ये पोलन ग्रेन्स जब आपके एंथर से आपके फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर जाके बैठेंगे, तो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अ पिस्टिल इज टर्म्ड एज पॉलिनेशन। यानी कि पोलन ग्रेन जब आपके स्टिग्मा के ऊपर जाके बैठते हैं तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को हम? पॉलिनेशन। ये देखो, ये अलग अलग टाइप का पॉलिनेशन है। सबसे पहले आपको यहाँ सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में बताया गया है, यानी कि एक बायसेक्सुअल फ्लावर है, एक बायसेक्सुअल फ्लावर है, जैसे कि हमारा हिबिस्कस फ्लावर जिसको हम क्रिसैंथेमम बोलते हैं, शू फ्लावर भी बोलते हैं जिसको हम गुड़हल का फूल। तो उसमें हमको क्या देखने को मिलता है, इसी फ्लावर में आपको फीमेल गैमेट भी देखने को मिलेगा, इसी फ्लावर में आपको मेल ऑर्गन भी देखने को मिलेगा, यानी कि एंड्रोशियम और गाइनोशियम दोनों सेम फ्लावर में है। जब सेम फ्लावर के गैमेट्स एक दूसरे के साथ आकर फर्टिलाइजेशन करते हैं, यानी कि हमारे इस मेल ऑर्गन यानी एंथर का पोलन ग्रेन जब स्टिग्मा के ऊपर आके बैठेगा और इसके वजह से जो फर्टिलाइजेशन होगा, जो पॉलिनेशन प्रोसेस होगा, उसको हम बोलते हैं पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं उसको हम? पॉलिनेशन। और ये कौन से टाइप का पॉलिनेशन है? सेल्फ पॉलिनेशन। कभी कभी हवा के वजह से एक फ्लावर का एंथर दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके बैठ सकता है, तो वो विंड पॉलिनेशन हो जाएगा। कभी कभी इंसेक्ट की मदद से एक फ्लावर का पोलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे आ जाता है, तो वो इंसेक्ट पॉलिनेशन हो जाएगा। सो पॉलिनेशन का मतलब समझा आपको? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा, यानी कि आपके मेल एंथर से पोलन ग्रेन्स लेकर फीमेल के स्टिग्मा तक पहुंचाना, इसको हम बोलते हैं पॉलिनेशन प्रक्रिया। ओके, फ्लावरिंग प्लांट्स हैव इवॉल्व्ड एन अमेजिंग एरे ऑफ एडेप्टेशंस। क्या बोला गया है? फ्लावरिंग प्लांट्स में हमको बहुत ज्यादा इवोल्यूशन देखने को मिला है। इवॉल्व्ड मतलब क्या होता है? डेवलपमेंट होना, तरक्की होना। तो फ्लावरिंग प्लांट्स हैव इवॉल्व्ड एन अमेजिंग एरे। एरे मतलब क्या होता है? ये अरे नहीं है, एरे का मतलब क्या होता है? रेंज, यानी कि एक पर्टिकुलर लेवल। सो फ्लावरिंग प्लांट्स में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले हैं, बहुत सारे अडेप्टेशंस देखने को मिले हैं। अडेप्टेशन मतलब क्या होता है? चेंजेस, इवोल्यूशन, डेवलपमेंट। समय के साथ साथ हम खुद को भी अडेप्ट करते हैं। तो फ्लावरिंग प्लांट्स में हमको ऐसे बहुत सारे अडेप्टेशंस देखने मिले हैं जिसके वजह से पॉलिनेशन प्रोसेस ज्यादा सक्सेसफुल है। दे मेक यूज ऑफ एक्सटर्नल एजेंट्स टू अचीव पॉलिनेशन। तो फ्लावरिंग प्लांट्स क्या करते हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स एक्सटर्नल एजेंट्स की मदद लेते हैं पॉलिनेशन करने के लिए। तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि ऐसे कौन से पॉसिबल एक्सटर्नल एजेंट्स हो सकते हैं? तो एक तो मैंने आपको इधर ही बता दिया, कौन से पॉसिबल एक्सटर्नल एजेंट्स है। सबसे पहले तो विंड की मदद से भी पॉलिनेशन होता है, तो ये एक एक्सटर्नल एजेंट अपना कौन सा हो गया? देखो इधर पे अगर हम एक्सटर्नल एजेंट्स की लिस्ट बनाए, तो बेटा दो टाइप के एक्सटर्नल एजेंट्स होते हैं। कितने टाइप के एक्सटर्नल एजेंट्स होते हैं? दो टाइप के एक्सटर्नल एजेंट्स होते हैं। एक होता है अबायोटिक और एक होता है बायोटिक। एक होता है अबायोटिक और एक होता है बायोटिक। अबायोटिक का मतलब क्या होता है? नॉन लिविंग एजेंट्स। अबायोटिक का मतलब क्या होता है? नॉन लिविंग एजेंट्स। और बायोटिक का मतलब क्या होता है? लिविंग एजेंट्स। यानी कि जब आप हवा या पानी की मदद से पॉलिनेशन करेंगे तो इसको हम बोलते हैं अबायोटिक एजेंट, और जब आप एनिमल्स की मदद से पॉलिनेशन करेंगे तो इसको हम बोलते हैं बायोटिक पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं इसको हम? बायोटिक पॉलिनेशन।
तो एनिमल्स मतलब कौन से एनिमल्स? एनिमल्स की कैटेगरी में बर्ड्स भी आते हैं, ठीक है, इंसेक्ट भी आते हैं, फिर आपके बैट, चमगादड़ वगैरह भी आते हैं। सो अलग अलग एनिमल्स के पॉलिनेशन की मदद से जब पॉलिनेशन होता है तो उसको बोलते हैं बायोटिक पॉलिनेशन। ओके, तो यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन पूछा गया था, इस क्वेश्चन का आंसर तो हमने दे दिया। कौन से एक्सटर्नल एजेंट्स होते हैं? 2 तरीके के एक्सटर्नल एजेंट्स होते हैं और उनके वजह से हमको 2 टाइप का पॉलिनेशन देखने मिलता है। तो काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन में हमें क्या बताया गया है? डिपेंडिंग ऑन द सोर्स ऑफ पोलन, पॉलिनेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। ओके, सो पॉलिनेशन प्रोसेस 3 टाइप का हमको बताया गया है, ऑटोगैमी, देन जिटोनोगैमी एंड जीनोगैमी। अब ऑटोगैमी क्या होता है, जिटोनोगैमी क्या होता है, जीनोगैमी क्या होता है, ये डायग्राम अच्छे से देखो फिर मैं आपको थ्योरी बताती हूँ। ऑटोगैमी मतलब क्या होता है? जब सेल्फ पॉलिनेशन होता है, यानी कि बाइसेक्सुअल फ्लावर में उसका ही मेल गैमेट उसके ही फीमेल गैमेट के साथ फर्टिलाइजेशन करके एग्जैक्टली सेम सीड बनाएगा या जाइगोट बनाएगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑटोगैमी। सेकंड आता है जिटोनोगैमी। सेकंड कौन सा आता है? जिटोनोगैमी। देखा जाए तो जिटोनोगैमी इज अ टाइप ऑफ ऑटोगैमी। जिटोनोगैमी एक तरीके से ऑटोगैमी का ही टाइप है, बस इसमें फर्क क्या है? इसमें प्लांट एक ही है, प्लांट इज सेम, लेकिन फ्लावर अलग अलग है। यानी कि एक ही प्लांट के 2 अलग अलग फ्लावर्स, 2 प्लांट नहीं है, एक ही प्लांट है, उसके 2 अलग अलग फ्लावर्स के बीच में पॉलिनेशन हो रहा है। मतलब समझो ये एक ए फ्लावर और एक ये बी फ्लावर, तो इस फ्लावर का पोलन ग्रेन इस फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके बैठ रहा है। तो ये आपको एक टाइप का ऑटोगैमी ही देखने को मिल रहा है, क्योंकि दोनों का जेनेटिक्स सेम है। तो इसको हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन का दूसरा टाइप। सेल्फ पॉलिनेशन का पहला टाइप है ऑटोगैमी और दूसरा टाइप है जिटोनोगैमी। जिटोनोगैमी में होता क्या है? 2 अलग अलग फ्लावर्स के बीच में पॉलिनेशन हो रहा है। सो या तो ये पॉलिनेशन विंड की मदद से होगा या तो ये पॉलिनेशन एनिमल्स की मदद से हो सकता है, लेकिन इसमें जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन सेम है। यानी कि जो नया सीड आपको मिलेगा वो नया सीड जेनेटिकली सिमिलर होगा। यानी कि यहाँ पर आपको न्यू वेराइटी देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन हम यहाँ पर एक्सटर्नल एजेंट्स की मदद ले रहे हैं। देखो, सेल्फ पॉलिनेशन में एक्सटर्नल एजेंट्स का कुछ रोल नहीं होता है, ये बिना एक्सटर्नल एजेंट्स के भी आपस में पॉलिनेशन कर सकते हैं। लेकिन जिटोनोगैमी में एक्सटर्नल एजेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। जिटोनोगैमी में एक्सटर्नल एजेंट्स यानी कि हवा की मदद से या एनिमल्स की मदद से एक फ्लावर का पोलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक जाता है। तो ये एक टाइप का सेल्फ पॉलिनेशन है, क्योंकि सेम प्लांट में पॉलिनेशन हो रहा है, लेकिन इसमें हम एक्सटर्नल एजेंट्स की मदद लेते हैं। और जो तीसरा टाइप है क्रॉस पॉलिनेशन, जिसको हम जीनोगैमी बोलते हैं। जीनोगैमी में हमको क्या देखने को मिलता है? 2 अलग अलग प्लांट्स के बीच में पॉलिनेशन हो रहा है। या आपका प्लांट ए है या आपका प्लांट बी है, इन दोनों के बीच में पॉलिनेशन हो रहा है किसी एनिमल या विंड या वाटर की मदद से। यानी कि अगर मैं इधर पे शॉर्ट पे लिखूं तो अबायोटिक या बायोटिक एजेंट्स की मदद से जब पॉलिनेशन होता है तो उस टाइप के पॉलिनेशन को हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, जहां पर 2 अलग अलग प्लांट्स इन्वॉल्व होते हैं, 2 डिफरेंट प्लांट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो देखो यहाँ हमें क्या बताया गया। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑटोगैमी की। इन दिस टाइप पॉलिनेशन इज अचीव्ड विद इन द सेम फ्लावर। इस टाइप में हमको क्या देखने को मिल रहा है? एक ही बाइसेक्सुअल फ्लावर है और इसी बाइसेक्सुअल फ्लावर में आपको फीमेल गैमेट भी देखने को मिल रही है और मेल ऑर्गन भी देखने को मिल रहा है। तो ये मेल एंथर इसी फीमेल ऑर्गन के ऊपर आके बैठ जाएगा, इसको बोलते हैं ऑटोगैमी। तो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। एक ही फ्लावर है, एक ही फ्लावर के स्टिग्मा और एंथर एक दूसरे के साथ मेच्योर कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं हम ऑटोगैमी। इन अ नॉर्मल फ्लावर विच ओपन्स एंड एक्सपोजेस द एंथर्स एंड द स्टिग्मा, कंप्लीट ऑटोगैमी इज रादर रेयर। मतलब क्या बोला गया कि अगर किसी नॉर्मल फ्लावर की हम बात करें, ध्यान से सुनो मैं क्या बोलने जा रही हूँ। अगर किसी नॉर्मल फ्लावर की हम बात करें जो कंप्लीट ओपन होता है, जो कंप्लीटली ओपन होता है, तो उनमें हमको ऑटोगैमी थोड़ी रेयरली देखने को मिलती है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, समझो ये आपका ऑटोगैमी का एग्जाम्पल है, समझो ये दोनों फ्लावर्स ओपन हुए हैं, तो होता क्या है कि अगर इस फ्लावर के अंदर आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी देखने को मिल रहा है और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी देखने को मिल रहा है, ठीक है, लेट मी ड्रॉ इट ओवर हियर, ये आपका समझो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है। तो इस फ्लावर का एंथर इसके स्टिग्मा पे आके बैठे, उसके पहले हो सकता है कि कोई दूसरे फ्लावर का एंथर यहाँ पे उड़ के आ जाए और वो यहाँ पर बैठ जाए और वो अपना जर्मिनेशन कर ले। सो जो फ्लावर्स ओपन होते हैं, कंप्लीटली ओपन होते हैं और अपना स्टिग्मा एक्सपोज करते हैं, दिखाते हैं, नेचर में ओपन करते हैं, तो उनमें हमको ऑटोगैमी थोड़ा रेयरली देखने को मिलता है। ओके, सो ऑटोगैमी इज रेयर इन सच फ्लावर्स
एंड ऑटोगैमी रिक्वायर्स सिंक्रोनी इन पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी ऑल्सो। मतलब क्या बोला गया है, एक और कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। देखो ये जो ब्लैंक पीडीएफ है हम यहाँ पर लिखते हैं, रुको आपको याद रहेगा उस हिसाब से। देखो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर लिखेंगे ऑटोगैमी। सबसे पहले टाइप का पॉलिनेशन कौन सा है, ऑटोगैमी। तो ऑटोगैमी के लिए कौन से कंडीशंस इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहला कंडीशंस कि अगर ये फ्लावर्स ओपन होंगे, ओपन फ्लावर्स, तो हमको ऑटोगैमी रेयरली देखने को मिलेगी, और दूसरी कंडीशन क्या है कि जो दोनों ऑर्गन्स होते हैं, दोनों सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं, इन दोनों का मैचुरेशन टाइम सेम होना चाहिए। यानी कि जिस टाइम पे बोथ सेक्सुअल ऑर्गन्स should mature at the same time, इधर ही लिख देती हूँ, at the same time। मतलब क्या बोला गया है, जिस टाइम पे आपका एंथर मैच्योर हुआ है उसी टाइम पे आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी मैच्योर होना चाहिए। वरना क्या होगा, पोलन ग्रेन्स मैच्योर हो गए, वो अपने एंथर में से रिलीज हो गए, लेकिन स्टिग्मा अभी तक रेडी नहीं है पोलन ग्रेन को एक्सेप्ट करने के लिए। मतलब अगर मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ करके बताऊं तो समझो ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ये स्टिग्मा है, ठीक है, और ये अपना पोलन ग्रेन है, तो पोलन ग्रेन अपने एंथर से निकल गया है, लेकिन स्टिग्मा अभी तक इसके ऊपर एक लेयर है, वो लेयर निकली नहीं है। तो जब तक स्टिग्मा पोलन ग्रेन्स को पकड़ने के लिए रेडी नहीं होगी तब तक पॉलिनेशन नहीं होगा। जब तक हमारा स्टिग्मा पोलन ग्रेन्स को पकड़ने के लिए रेडी नहीं होगा तब तक पॉलिनेशन नहीं होगा। सो दोनों का मेच्योर होना सेम टाइम पे जरूरी होता है, यानी कि दोनों के बीच में सिंक्रोनी होनी चाहिए। दोनों के बीच में क्या होनी चाहिए, सिंक्रोनी होनी चाहिए। सिंक्रोनी मतलब क्या होता है, एक क्या बोलते हैं, तालमेल होना चाहिए। जब मेल और फीमेल दोनों साथ में मेच्योर होंगे तो ऑटोगैमी होगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या बताया गया है, द एंथर्स एंड द स्टिग्मा शुड लाई क्लोज टू ईच अदर। ये देखो नेक्स्ट पॉइंट में हमको क्या बताया गया है कि ये दोनों एक दूसरे के नजदीक होने चाहिए ताकि सेल्फ पॉलिनेशन हो सके। अब अगर ऐसा कुछ हुआ, देखो इधर पे हम थर्ड पॉइंट लिखते हैं, एक मिनट रुको, यहाँ पे थर्ड पॉइंट लिखते हैं, एंथर एंड स्टिग्मा। आप ऐसे अपने नोट्स बना सकते हो, मस्ट लाई क्लोज टू ईच अदर। लाई मतलब झूठ बोलना नहीं होता, यहाँ पे लाई का मतलब प्रेजेंट होना। तो दे मस्ट लाई क्लोज टू ईच अदर, ओके। ये दोनों के दोनों ऑर्गन्स एक दूसरे से नजदीक होना चाहिए, वरना क्या हो सकता है, अगर मैं आपको ड्रॉ करके बताऊं तो समझो, एक मिनट रुको, ये सब डॉट डॉट आ गया इधर पे, हाँ समझो ये अपना मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है, यहाँ से पोलन्स रिलीज हो रहे हैं, और आपका जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो एकदम नीचे है। तो होगा क्या कि विंड के वजह से ये जो पोलन ग्रेन है, ये कहीं और ही उड़ के चले जाएंगे। स्टिग्मा के ऊपर आने की इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके जो चांसेस है, जो प्रोबेबिलिटी है, वो कम हो जाएगी। तो दोनों का लेवल सेम होना चाहिए ताकि एंथर से पोलन ग्रेन निकल के सीधे स्टिग्मा पे जाए, यहाँ वहां ना उड़े। तो दे मस्ट लाई क्लोज टू ईच अदर, दोनों नजदीक होने चाहिए, दोनों का लेवल सेम होना चाहिए। Some plants such as viola, that is common pansy, oxalis and commelina produce two types of flowers। देखो यहाँ पे आपको कुछ एक नया एग्जाम्पल दिया गया है कि कुछ ऐसे रेयर प्लांट्स होते हैं जैसे कि ऑक्सैलिस, कॉमेलिना एंड वायोलेना, ये दो टाइप के फ्लावर्स बनाते हैं। पहला फ्लावर है चेस्मोगेमस फ्लावर और दूसरा फ्लावर है क्लिस्टोगेमस फ्लावर। चेस्मोगेमस फ्लावर क्या होता है और क्लिस्टोगेमस फ्लावर क्या होता है, रीड करते हैं। Chesmogamous flowers which are similar to flowers of other species with exposed anthers and stigma। यानी कि जो फ्लावर ओपन होता है और जो फ्लावर दूसरे स्पीशीज के साथ सिमिलरली मैच करता है, जो क्रॉस पॉलिनेशन कर सकता है, उसको हम बोलते हैं चेस्मोगैमस फ्लावर। यानी कि ये फ्लावर ओपन हुआ है, दिस फ्लावर इज ओपन्ड एंड इट इज एक्सपोज्ड फॉर द पॉलिनेशन। तो यहाँ पे दूसरा कोई पोलन ग्रेन आके भी इसको पॉलिनेशन कर सकता है। यानी कि चेस्मोगैमस फ्लावर में हमको क्रॉस पॉलिनेशन देखने के भी चांसेस मिल सकते हैं, यानी कि कोई दूसरी स्पीशीज के पोलन ग्रेन्स आकर इसको पॉलिनेट कर सकते हैं। तो दिस इज चेस्मोगैमस फ्लावर, ओके। और क्लिस्टोगैमस फ्लावर मतलब क्या होता है, फ्लावर्स विच डू नॉट ओपन एट ऑल, ऐसे फ्लावर्स जो ओपन ही नहीं होते हैं। तो इस केस में क्या होगा, अगर फ्लावर ओपन ही नहीं हुआ है, समझो ऐसा कोई फ्लावर है और ये फ्लावर ओपन ही नहीं हुआ है, और इस फ्लावर के अंदर आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी देखने को मिल रहा है और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी देखने को मिल रहा है। अगर ये फ्लावर ओपन ही नहीं हुआ है तो बाहर से कोई पोलन ग्रेन आने का चांस ही नहीं बनता है, तो इसका अंदर का पोलन ग्रेन अंदर ही अंदर पॉलिनेशन करेगा और यहाँ पर हमको 100% सेल्फ पॉलिनेशन ही देखने को मिलेगा।
तो क्लिस्टोगेमस फ्लावर ओपन ही नहीं होते हैं, और ऐसे फ्लावर्स में हमको क्या देखने को मिलता है कि इनके एंथर्स और इनके स्टिग्मा ये नजदीक नजदीक प्रेजेंट होते हैं। तो जब इनका एंथर ब्रेक होगा, डेहिस मतलब क्या होता है, डेहिसेंस यानी कि क्या होता है, ब्रेक होना। तो जब ये एंथर इनका ब्रेक होगा तो यहाँ से जो पोलन ग्रेन्स निकलेंगे वो पोलन ग्रेन्स डायरेक्ट अपने स्टिग्मा पे जाके बैठेंगे, वो पोलन ग्रेन्स डायरेक्ट अपने स्टिग्मा पर जाकर बैठेंगे। तो इन सच फ्लावर्स when anthers break, दहिस करना यानी कि ब्रेक होना, in the flower buds pollen grains come in contact with the stigma। pollen grains किसके साथ कांटेक्ट में आ जाते हैं, ये देखो, ये जो pollen grains यहाँ से निकलेंगे वो स्टिग्मा के ऊपर आके बैठ जाएंगे, and it will cause pollination। so thus clistogamous flowers are invariably autogamous। क्या बोला गया है हमको यहाँ पर, क्लिस्टोगेमस फ्लावर में हमको 100% ऑटोगैमी ही देखने को मिलती है, यानी कि 100% सेल्फ पॉलिनेशन ही होता है, इसमें क्रॉस पॉलिनेशन होने के चांसेस हैं ही नहीं। ओके, ऑल राइट, एज देर इज नो चांस ऑफ क्रॉस पोलन लैंडिंग ऑन द स्टिग्मा, क्योंकि ये फ्लावर ओपन ही नहीं हुआ है। अब जब मैंने फ्लावर ओपन ही नहीं किया है तो बाहर से कोई पोलन ग्रेन जाएगा ही नहीं। क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स प्रोड्यूस अश्योर्ड सीड सेट इवन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर। तो यानी कि अगर हवा नहीं भी आ रही है या पॉलिनेटिंग एजेंट्स नहीं भी प्रेजेंट है तो भी हमको 100% गारंटी मिलती है कि सेल्फ पॉलिनेशन होगा ही होगा, अगर पॉलिनेटर्स नहीं है तब भी। Do you think that क्लिस्टोगेमी is advantageous or disadvantageous to the plant? Why? देखो, सबसे पहले तो मैं आपको दिखाती हूँ कि क्लिस्टोगेमस फ्लावर कैसा दिखाई देता है। ये देखो, ये है हमारा क्लिस्टोगेमस फ्लावर। तो आपको क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि क्या क्लिस्टोगेमस फ्लावर एडवांटेजियस है या डिसएडवांटेजियस है, इसका क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है वो हम यहाँ देखेंगे। एक ओके, ये देखो, यस ये देखो, ये है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ क्लिस्टोगेमस फ्लावर। सबसे पहला एडवांटेज क्या होता है, ये फ्लावर बंद है तो इसके अंदर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, यानी कि इसका जो पिस्टल और इसका जो एंड्रोशियम है, ये दोनों आपस में ही पॉलिनेशन करने वाले हैं। ये दोनों क्या करने वाले हैं, आपस में ही पॉलिनेशन करने वाले हैं। तो इसका पहला एडवांटेज क्या होता है, दिस टाइप ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन डज नॉट रिक्वायर एक्सटर्नल एजेंट। इनको बाहर से किसी एक्सटर्नल एजेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। इट प्रिजर्व्स यूजफुल कैरेक्टर्स ऑफ द पेरेंट, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन की वजह से हमको बार बार सेम कैरेक्टर्स और सेम जनरेशन देखने को मिलेगा, यानी कि रिपीटेड जनरेशन, रिपीटेड ऑफस्प्रिंग्स देखने को मिलेंगे। और इसका थर्ड एडवांटेज क्या होता है, इट हेल्प्स इन प्रोड्यूसिंग प्योर लाइन, यानी कि आपको कोई नया वेराइटी नहीं मिलेगा, आपको सेम स्पीशीज के बार बार सेम प्लांट्स मिलेंगे। सो ये भी एडवांटेज है। समझो अगर आपको कोई क्रॉप बार बार सेम टाइप का ही ग्रो करना है तो उस केस में आप क्लिस्टोगेमी कर सकते हो। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज यही है कि आपको कोई नया वेराइटी नहीं मिलेगा, तो आगे जाके अगर आपको एवोल्यूशन करना है तो एवोल्यूशन के लिए फिर आपको क्रॉस पॉलिनेशन करना ही पड़ेगा। क्लिस्टोगैमी करके या ऑटोगैमी करके आपको इवोल्यूशन नहीं मिलेगा, आपको न्यू वैरायटी नहीं मिलेगी। सो ये इसका एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। ठीक है, सो आई होप आपको क्लिस्टोगैमस यानी कि ऑटोगैमी के बारे में अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं जिटोनोगैमी के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, जिटोनोगैमी एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। क्या बोला गया है हमको इधर पे, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। यानी कि ये डायग्राम देखो, बहुत ही ब्यूटीफुल सा डायग्राम है। दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट डायग्राम क्लिस्टोगैमी का। ध्यान से देखो, अच्छे से देखो इसको। रुको, पहले हम थोड़ा सा रब कर लेते हैं। ये देखो, जिटोनोगैमी के बारे में बात हो रही है ना, तो जिटोनोगैमी वाले पार्ट को हम रब कर लेते हैं। यस, अच्छे से देखो क्या देखा जा रहा है हमको इधर पे जिटोनोगैमी में। आपका प्लांट सेम है लेकिन फ्लावर अलग अलग है। ये एक्स फ्लावर है, ये वाई फ्लावर है। इन दोनों के बीच में जब पॉलिनेशन हो रहा है तो इसको हम जिटोनोगैमी बोलते हैं, यानी नेबर के बीच में पॉलिनेशन होना। एक ही घर में दो अलग अलग इंसान के बीच में पॉलिनेशन हो रहा है। तो ऑल्दो द जिटोनोगैमी इज फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन, मतलब इसमें हमको क्रॉस पॉलिनेशन जैसा कुछ देखने को मिलता है। मतलब यहाँ पे इंसेक्ट या विंड या वाटर की मदद से पॉलिनेशन हो सकता है, लेकिन है तो सेम प्लांट, यानी जेनेटिक कैरेक्टर सेम रहेंगे, सिर्फ एक्सटर्नल एजेंट्स का इधर पे इन्वॉल्वमेंट होता है। सो दिखने में ये हमको क्रॉस पॉलिनेशन जैसे दिखते हैं क्योंकि यहाँ पे एजेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, लेकिन जेनेटिकली इट इज सिमिलर टू द पेरेंट प्लांट, और इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि ये सेल्फ पॉलिनेशन का ही दूसरा टाइप है। तो इट इज अ टाइप ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन ओनली, क्योंकि पोलन ग्रेन्स सेम प्लांट से आ रहे हैं। ओके, और लास्ट में आता है हमारा जीनोगैमी। तो जीनोगैमी में हमको क्या देखने को मिलता है, ये देखो, ये वाला पार्ट आपका जीनोगैमी है। तो जीनोगैमी में हमको क्या देखने को मिलता है, एक ए प्लांट है और एक बी प्लांट है, तो अलग अलग प्लांट्स के बीच में पॉलिनेशन हो रहा है, और ये सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल एजेंट्स की मदद से ही हो सकता है। तो ऐसे टाइप के पॉलिनेशन को हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। तो जीनोगैमी में हमें क्या बताया गया है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स
from anther to the stigma of a different plant is the only type of pollination which during pollination brings जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा। मतलब ये एक ऐसे टाइप का पॉलिनेशन है जिसमें हमको क्रॉस पॉलिनेशन देखने को मिलता है, यानी कि एक प्लांट दूसरे प्लांट के साथ पॉलिनेशन करेगा और हमको न्यू वेराइटी देखने को मिलेगी। यहाँ तक आपको समझ में आया है पक्का अच्छे से? ऑल राइट। तो अब आगे हम पढ़ेंगे एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन के बारे में, यानी कि ये जो दो एजेंट्स हमने पढ़े, बायोटिक एंड अबायोटिक। तो एग्जैक्टली अब बायोटिक एजेंट में क्या होता है और अबायोटिक एजेंट्स में क्या होता है। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, अबायोटिक एजेंट्स के दो एग्जाम्पल पढ़े हमने, एक एयर का एग्जाम्पल यानी कि विंड का एग्जाम्पल देखा और दूसरा हमने वाटर का एग्जाम्पल देखा। तो बस इसी को अब हम थ्योरी में देखेंगे। देखो एक चीज हमेशा याद रखो, ये जो एजेंट्स होते हैं, ये एजेंट्स यूजुअली क्रॉस पॉलिनेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्या करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन। क्योंकि ये किसी भी प्लांट के पोलन ग्रेन को किसी भी प्लांट के स्टिग्मा के ऊपर लेके जाके रख देंगे। तो अब आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन आना चाहिए कि मैम कोई भी प्लांट का पोलन ग्रेन अगर किसी भी प्लांट के स्टिग्मा के ऊपर आके बैठेगा तो क्या वो 100% पॉलिनेशन करेगा ही करेगा? ऐसा जरूरी नहीं है। और इसीलिए इस चैप्टर में ही हम और एक चीज पढ़ने वाले हैं, पोलन पिस्टल इंटरैक्शन। क्या पढ़ने वाले हैं हम? पीपी इंटरैक्शन, जिसमें हम पढ़ेंगे कि कोई भी पोलन ग्रेन किसी भी पिस्टल को पॉलिनेट नहीं करता है। जैसे किसी भी चाबी से हम कोई भी ताला नहीं खोल सकते ना, कोई भी मोबाइल का चार्जर किसी भी मोबाइल को चार्ज करेगा क्या? नहीं। हर एक मोबाइल का एक स्पेसिफिक चार्जर होता है, हर एक ताले की एक स्पेसिफिक चाबी होती है, इसको हम बोलते हैं कंपैटिबिलिटी। तो ठीक उसी तरीके से कोई भी पोलन ग्रेन किसी भी स्टिग्मा के ऊपर आकर बैठ जाए, लेकिन पॉलिनेशन सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक पोलन ग्रेन और स्पेसिफिक स्टिग्मा के बीच में ही होगा। तो अब ये जो पोलन ग्रेन्स उड़ उड़ के आते हैं या इंसेक्ट की मदद से आते हैं, तो ये एग्जैक्टली प्रोसेस होता कैसे है उसके बारे में अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर थ्योरी में क्या दिया गया है, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, यानी कि हमारे प्लांट्स दो अबायोटिक एजेंट यूज करते हैं। प्लांट्स यूजेस टू अबायोटिक एजेंट्स, फॉर एग्जांपल विंड एंड वाटर, एंड वन बायोटिक एजेंट लाइक एनिमल्स। एनिमल्स के अंदर बहुत सारे अलग अलग एग्जांपल्स आते हैं, इंसेक्ट आता है, बैट आता है, बर्ड आते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। तो प्लांट्स यूज दीज एजेंट्स टू अचीव पॉलिनेशन। सो इन एक्सटर्नल एजेंट्स की मदद से हमारा पॉलिनेशन सक्सेसफुल होता है। मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स यूज बायोटिक एजेंट्स फॉर पॉलिनेशन, यानी कि मोस्ट ऑफ द प्लांट्स जो हैं वो बायोटिक एजेंट्स की मदद से ही पॉलिनेशन करते हैं, यानी इंसेक्ट की मदद से या एनिमल्स की मदद से। गिने चुने ऐसे प्लांट्स हैं थोड़े बहुत जो अबायोटिक एजेंट्स यूज करते हैं, जैसे कि विंड और वाटर। इनके एग्जाम्पल्स आपको लिख कर रखने हैं और इसकी आपको लिस्ट बनानी है, बिकॉज इन नीट एग्जाम एग्जाम्पल्स आपको पूछा जाता है। ओके, ऑल राइट। तो देखो इधर क्या बताया गया है, pollen grains coming in contact with the stigma is a chance factor in both wind and water pollination। अब देखो एक चीज मैं आपको बोलती हूँ, यहाँ पे आपको मैं ड्रॉ करके दिखाती हूँ, 1 सेकेंड। हाँ, समझो कोई पोलन ग्रेन हवा से उड़ के आ रहा है। समझो यहाँ पर कोई एक पर्टिकुलर प्लांट है, इसके पास बहुत सारे एंथर हैं, बहुत सारे एंथर हैं, और इन एंथर्स के अंदर ढेर सारे पोलन ग्रेन्स है। ठीक है, ढेर सारे पोलन ग्रेन्स है। और यहाँ पे आपका कोई फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, यहाँ पे अपना कोई फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ठीक है, और यहाँ पे भी और एक प्लांट है, इसके पास भी ढेर सारे एंथर्स हैं और इसके पास भी ढेर सारे पोलन ग्रेन्स हैं। तो अब होता क्या है, समझो कि विंड पॉलिनेशन हो रहा है। किसका एग्जांपल ले रहे हैं हम? विंड पॉलिनेशन का एग्जांपल ले रहे हैं। तो विंड पॉलिनेशन के केस में हमको क्या देखने को मिलता है कि ये जो पोलन ग्रेन्स उड़ उड़ कर आ रहे हैं, ये पोलन ग्रेन इस स्टिग्मा के ऊपर बैठेंगे ही, इसकी गारंटी बहुत कम होती है, अश्योरेंस नहीं होता है, इसकी गारंटी बहुत कम होती है कि ये पोलन ग्रेन इस स्टिग्मा के साथ बैठ ही जाएंगे। अगर जोर से तूफान आया तो ये पोलन ग्रेन आगे भी जा सकते हैं और किसी ऐसी जगह पे भी जाके गिर सकते हैं जहां पे स्टिग्मा हो ही ना। यानी कि विंड पॉलिनेशन में पोलन ग्रेन्स के वेस्ट होने का बहुत ज्यादा चांसेस होता है। विंड पॉलिनेशन में बहुत ज्यादा अमाउंट में पोलन ग्रेन होना चाहिए। मतलब समझो, इमेजिन करो कि अगर ऐसे प्लांट में गिन चुन के 4 या 5 पोलन ग्रेन्स हैं, अब ये 4 या 5 पोलन ग्रेन्स सारे के सारे उड़ के इधर उधर चले गए और एक भी पोलन ग्रेन स्टिग्मा के पास नहीं आया, तो ऐसे केस में तो पॉलिनेशन होगा ही नहीं। तो अगर आपको विंड पॉलिनेशन कराना है या वाटर पॉलिनेशन कराना है, तो ऐसे केसेस में आपको पोलन ग्रेन्स लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस करने पड़ते हैं। क्या करना पड़ता है? लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना पड़ता है। सो पोलन ग्रेन्स कमिंग इन कांटेक्ट विद द स्टिग्मा इज अ चांस फैक्टर, यानी कि जब आप विंड या वाटर की मदद से पॉलिनेशन करते हो तो ये मतलब 50-50% चांसेस होते हैं कि आपके पोलन ग्रेन्स आपके स्टिग्मा के ऊपर जाकर बैठेंगे ही बैठेंगे। कभी कभी वो नहीं भी जाते हैं, हवा से आगे चले जाते हैं।
टू कंपनसेट फॉर द अनसर्टेनिटीज एंड एसोसिएटेड लॉस। देखो, इट इज नॉट श्योर, मतलब ये चीज की गारंटी नहीं होती है कि आपका विंड पॉलिनेशन सक्सेसफुल होगा ही होगा, तो इट इज ऑलवेज अनसर्टन। अनसर्टन वर्ड का मतलब क्या होता है? नो गारंटी। अनसर्टन यानी कि नो गारंटी, नॉट श्योर। सो ये जो अनसर्टिनिटी है, मतलब ये जो 50-50% चांसेस की जो प्रोबेबिलिटी है, इस चीज को कंफर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, मतलब हम नहीं, फ्लावर्स क्या करते हैं, फ्लावर्स प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट, इनॉर्मस मतलब क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ पोलन ग्रेन्स। तो देखो, अब अगर सिर्फ 2 या 3 पोलन ग्रेन है तो ये पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर आए नहीं आए कुछ गारंटी नहीं है, लेकिन अगर 40-50 पोलन ग्रेन है तो इसमें से एक ना एक पोलन ग्रेन तो गलती से स्टिग्मा के ऊपर आके बैठ ही जाएगा। तो जितने ज्यादा पोलन ग्रेन्स है उतने ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि देखो नेचर को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। सो अगर आपको अनसर्टेनिटी अवॉइड करनी है या अगर आपको पॉलिनेशन करना ही है, उसके चांसेस बढ़ाने ही है, तो हम पोलन ग्रेन का पॉपुलेशन बढ़ा देते हैं। ओके, तो हमारे जो फ्लावर्स हैं वो लार्ज अमाउंट ऑफ पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करते हैं व्हेन कंपेयर्ड टू द नंबर ऑफ ओव्यूल्स अवेलेबल फॉर पॉलिनेशन। मतलब क्या बोला गया है कि आपके पास जितने ओव्यूल्स हैं उस हिसाब से नेचर में ज्यादा से ज्यादा पोलन ग्रेन्स बनेंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा पॉलिनेशन हो सके और ज्यादा से ज्यादा सीड्स फॉर्म हो सके। इधर तक सबको समझ में आया? पक्का? ऑलराइट, अब आगे देखो हमें क्या दिया गया है। पॉलिनेशन बाय विंड इज मोर कॉमन। ये जो स्टेटमेंट है आपके नीट में या सीईटी में एक ऐसा स्टेटमेंट, ऐसा क्वेश्चन आता है, विच टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज प्रिमिटिव पॉलिनेशन। कौन से टाइप का पॉलिनेशन प्रिमिटिव माना जाता है? प्रिमिटिव पॉलिनेशन। प्रिमिटिव वर्ड का मतलब होता है कि वेरी कॉमन या सबसे पहले टाइप का पॉपुलेशन, सबसे कॉमन टाइप का पॉपुलेशन। तो सबसे कॉमन टाइप का पॉपुलेशन बोल रही हूँ, सबसे कॉमन टाइप का पॉलिनेशन। तो सबसे कॉमन टाइप का पॉलिनेशन कौन सा होता है? विंड पॉलिनेशन। सो विंड पॉलिनेशन इज मोर कॉमन अमंगस्ट अबायोटिक पॉलिनेशन। यानी अगर आप वाटर और विंड को कंपेयर करो तो ज्यादा कॉमन कौन सा पॉलिनेशन है? विंड पॉलिनेशन। विंड पॉलिनेशन का दूसरा नाम क्या है बच्चों? याद रखो, जैसे सेल्फ पॉलिनेशन को ऑटोगैमी बोलते हैं और दूसरा एग्जांपल है जिटोनोगैमी, और क्रॉस पॉलिनेशन को जीनोगैमी बोलते हैं। ठीक उसी तरीके से, रुको यहाँ पर हम लिखते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं ताकि आपको एक लिस्ट बनाने में आसानी रहे। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, विंड पॉलिनेशन को हम बोलते हैं एनिमोफिली। विंड पॉलिनेशन को हम क्या बोलते हैं? ये आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, इसीलिए मैं ये आपको एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के फॉर्म में बता रही हूँ। विंड पॉलिनेशन को बच्चा हम बोलते हैं एनिमोफिली, ये आपके नीट में आ सकता है। फिर आपका जो वाटर पॉलिनेशन होता है, जो वाटर पॉलिनेशन होता है उसको हम बोलते हैं हाइड्रोफिली। वाटर पॉलिनेशन को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली के 2 टाइप्स होते हैं, एक एपीहाइड्रोफिली और एक हाइपोहाइड्रोफिली। तो यहाँ पर मैं एरो निकाल के वो भी लिख देती हूँ। एक होता है हाइपोहाइड्रोफिली और एक होता है एपीहाइड्रोफिली। हाइपो का वर्ड मतलब क्या होता है? बिलो वाटर, बिलो वाटर सरफेस। ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, बिल्कुल टेंशन मत लो। और एपीहाइड्रोफिली का मतलब होता है अबव द वाटर सरफेस। अबव, एक मिनट, बिलो वाटर सरफेस और यहाँ पे आएगा अबव वाटर सरफेस। ये हो गए आपके अबायोटिक एजेंट्स, ये हो गए आपके अबायोटिक एजेंट्स। और बायोटिक एजेंट्स की अगर हम लिस्ट बनाएं तो जब इंसेक्ट की मदद से पॉलिनेशन होता है तो उसको हम बोलते हैं, इंसेक्ट पॉलिनेशन को हम बोलते हैं एंटोमोफिली। इंसेक्ट पॉलिनेशन को हम क्या बोलते हैं? एंटोमोफिली। बर्ड्स की मदद से जब पॉलिनेशन होता है तो बर्ड्स की मदद से जब पॉलिनेशन होता है उसको हम बोलते हैं ऑर्निथोफिली। क्या बोलते हैं बेटा हम? ऑर्निथोफिली। देखो ये आपके महाराष्ट्र बोर्ड के सिलेबस में दिया है लेकिन एनसीईआरटी के सिलेबस में नहीं दिया है, बट नीट में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं बिकॉज ये रेफरेंस बुक्स में दिया है। तो इसीलिए मैं आपको ये एक एक्स्ट्रा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, तो आप इसको नोट डाउन करके रख सकते हैं इन योर सेपरेट नोट्स। और लास्ट में बैट्स की मदद से जो पॉलिनेशन होता है, चमगादड़ बैट्स की मदद से जो पॉलिनेशन होता है, उस टाइप के पॉलिनेशन को हम बोलते हैं चिरोप्टेरोफिली। क्या बोलते हैं? चिरोप्टेरीफिली। यस एवरीबॉडी। और इन तीनों को मिला के, ये तीनों एनिमल्स के एग्जाम्पल है। ये तीनों किसके एग्जाम्पल है? एनिमल्स के एग्जाम्पल है। तो इन तीनों को मिला के आप ऐसा भी बोल सकते हो इसको जूफिली। क्या बोल सकते हो इसको? जूफिली। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? ओके, तो अब इधर पे देखो, पॉलिनेशन बाय विंड मतलब एनिमोफिली, ये ज्यादा कॉमन है। विंड पॉलिनेशन ऑल्सो रिक्वायर्स दैट द पोलन ग्रेन्स आर लाइट एंड नॉन स्टिकी। मतलब अगर हवा की मदद से आपको कोई पॉलिनेशन करना है तो हमारे पोलन ग्रेन्स लाइट होने चाहिए। लाइट यानी कि हल्के होने चाहिए ताकि हवा से वो उड़ सके। ओके, उड़ेंगे तभी तो स्टिग्मा तक पहुंचेंगे। तो विंड पॉलिनेशन ऑल्सो रिक्वायर्स दैट द पोलन ग्रेन्स आर लाइट एंड दे आर नॉन स्टिकी so that they can be transported in wind current। wind current मतलब क्या होता है? हवा का झोंका।
तो हवा का झोंका आएगा और पोलन ग्रेन्स को स्टिग्मा तक लेकर जाएगा। इसीलिए विंड पॉलिनेशन के लिए ये जरूरी होता है कि हमारे पोलन ग्रेन्स लाइट वेट हो, कैसे हो, हल्के फुल्के हों। ओके, आपने सिंपल सा एक एग्जांपल देखा होगा, जब हम कपड़े सुखाने डालते हैं छत पर तो गीले कपड़े वहीं रहते हैं लेकिन सूखे कपड़े फटाक से उड़ जाते हैं। जैसे रुमाल सुखाने डालो और अपना जीन्स का पैंट सुखाने डालो, जीन्स का पैंट जल्दी नहीं सूखता है, वो हैवी रहता है, और रुमाल बहुत हल्का होता है तो वो फटाक से उड़ जाता है। तो जो पोलन ग्रेन जितना ज्यादा हल्का होगा वो उतने दूर तक जाएगा और उतना ज्यादा हमको क्रॉस पॉलिनेशन देखने को मिलेगा। दे ऑफन पोजेस, पोजेस मतलब क्या होता है, कंटेन करना। सो the pollen grains often possess well exposed stamens so that the pollens are easily dispersed into wind currents। क्या बोला गया है हमको यहाँ पर कि हमारे ये जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, ये पोलन ग्रेन्स मतलब इनका जो स्टेमन होता है, ये देखो ये हमारा जो स्टेमन है, ये स्टेमन है और स्टेमन के ऊपर हमने पढ़ा था ना, स्टेमन होता है और स्टेमन के ऊपर ऐसे पोलन ये एंथर होता है और एंथर के अंदर हमारे पोलन ग्रेन्स होते हैं। तो हमारे ये जो स्टेमन होते हैं ये ओपन होते हैं यानी कि वेल एक्सपोज्ड होते हैं, सो दैट द पोलन्स आर इजीली डिस्पर्स्ड, ताकि आसानी से ये पोलन ग्रेन्स मैच्योर होकर आसानी से हवा के थ्रू ट्रैवल कर सके। क्या कर सके, आसानी से हवा के थ्रू ट्रैवल कर सके। आगे देखो क्या बताया गया है, लार्ज एंड दे आर ऑफन लार्ज फेदरी स्टिग्मा टू इजीली ट्रैप एयरबोर्न पोलन ग्रेन्स। मतलब क्या बोला गया है, ध्यान से सुनो, इधर पे मैं ड्रॉ करके बताती हूँ आपको क्या बोला गया हमको। यहाँ पर हमारा स्टिग्मा, हमारा जो स्टिग्मा है, ये स्टिग्मा जितना लंबा होगा, ये स्टिग्मा और फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्टाइल और स्टिग्मा जितना ज्यादा स्टिकी होगा, समझो इसके ऊपर एक स्टिकी लेयर प्रेजेंट है, एक चिपचिपी लेयर प्रेजेंट है, तो ये क्या करेगी, ये हमारे ड्राई पोलन ग्रेन को फटाक से ट्रैप कर लेगी, फटाक से ट्रैप कर लेगी, जल्दी से ट्रैप कर लेगी। तो स्टिग्मा जो है ये स्टिग्मा स्टिकी होना चाहिए और पोलन ग्रेन जो है वो ड्राई होना चाहिए, ताकि पोलन ग्रेन आसानी से स्टिग्मा के साथ चिपक सके। सो द स्टिग्मा आर लार्ज, स्टिग्मा ऐसे लंबे लंबे होते हैं, फेदरी होते हैं, यानी कि आपको मैं एक फोटो दिखाती हूँ, रुको, ये देखो हमारे जो स्टिग्मा होते हैं वो स्टिग्मा कैसे होते हैं, ये देखो, ये स्टिग्मा फेदर के जैसे होते हैं, ये देखो, ये अपना स्टाइल और स्टिग्मा है, सी दिस इज द स्टिग्मा एंड दिस इज द स्टाइल। तो ये एकदम फेदर के जैसा है, एकदम हल्का फुल्का है, ताकि ये पोलन ग्रेन्स उड़कर आए और स्टिग्मा के ऊपर बैठे और स्टिग्मा से वो पोलन ग्रेन सीधा ओवरी तक जाए और ओवरी तक मेल गैमेट जाके फर्टिलाइजेशन कर सके। तो स्टिग्मा ऐसे लंबा होना चाहिए और ऐसे फेदर के जैसे, यानी एकदम हल्का फुल्का होना चाहिए, ताकि वो फटाक से पोलन ग्रेन को ट्रैप कर सके। Wind pollinated flowers often have a single ovule in each ovary। तो ये यूनी ओव्यूलेट होते हैं, मतलब जो फ्लावर्स विंड पॉलिनेशन करते हैं वो कैसे टाइप के होते हैं, यूनी ओव्यूलेट, यानी कि इनकी ओवरी में आपको एक सिंगल ओव्यूल देखने को मिलेगा। हमने पढ़ा था ना कि ओवरीज अलग अलग टाइप की होती हैं, मल्टी ओव्यूलेट ओवरीज होती हैं, यूनी ओव्यूलेट ओवरीज होती है। ये देखो किसी किसी प्लांट में आपको बहुत सारे ओव्यूल्स देखने को मिलेंगे, 1 2 3 4 5, और किसी किसी प्लांट में जैसे मैंगो में आपको एक ही ओव्यूल देखने को मिलता है। सो ऐसे सीड्स को, ऐसे ओवरीज को हम यूनी ओव्यूलेट या मल्टी ओव्यूलेट बोलते हैं। तो जिन प्लांट्स में विंड पॉलिनेशन होता है वो यूजुअली यूनी ओव्यूलेट होते हैं, यानी कि उनकी ओवरी में आपको एक ही ओव्यूल देखने को मिलता है। ओके, so they have single ovule in each ovary and numerous flowers packed into an inflorescence। यानी इनके पास फ्लावर्स बहुत सारे होते हैं ताकि स्टिग्मा ज्यादा से ज्यादा पोलन ग्रेन्स को एब्जॉर्ब कर सके। इसका एक जीता जागता एग्जाम्पल है कॉर्न कॉब। कॉर्न कॉब यानी कि मक्के का जो फ्लावर होता है, हमारे भुट्टा जिसको हम बोलते हैं, जो मक्के का फ्लावर होता है उसको हम कॉर्न कॉब बोलते हैं। तो देखो इधर पे हमको क्या देखने को मिल रहा है, इनफ्लोरेसेंस मतलब क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ फ्लावर। तो यहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स है, ये पोलन ग्रेन उड़ते हैं और पोलन ग्रेन उड़ के कहाँ जाते हैं, हमारे फीमेल के फेदरी स्टिग्मा के पास। किसके पास आते हैं, ये देखो, ये फेदर के जैसा ये जो स्टिग्मा प्रेजेंट है इसके पास ये पोलन ग्रेन्स उड़ कर आते हैं। तो ये जो टैसल है, ये मेल का जो इन्फ्लोरेसेंस है इसको हम टैसल बोलते हैं। तो टैसल से जो पोलन ग्रेन निकलेगा वो हमारे फीमेल के स्टिग्मा तक जाएगा। सो क्या बोला गया है हमको इधर पे, ये देखो, द टैसल्स यू सी आर नथिंग बट द स्टिग्मा एंड स्टाइल विच वेव इन द विंड टू ट्रैप पोलन ग्रेन्स। तो ये देखो, ये यहाँ इसको भी हम टैसल ही बोलते हैं, इनको भी हम क्या बोलते हैं, 1 सेकेंड इरेज हो जा, हाँ, इनको भी हम टैसल्स ही बोलते हैं। ये टैसल्स यानी कि एकदम पतले धागे जैसे ये पतले पतले स्टाइल होते हैं।
जो इनके ऊपर स्टिग्मा प्रेजेंट होता है, और ये स्टिग्मा क्या करता है, ये स्टिग्मा पोलन ग्रेन्स को ट्रैप करने में हेल्प करता है। विंड पॉलिनेशन इज क्वाइट कॉमन इन ग्रासेस। विंड पॉलिनेशन ज्यादातर किस में देखने को मिलते हैं, हमको ग्रासेस में देखने मिलते हैं। सो ये एग्जाम्पल आपको याद रखना है। ओके, अब बारी आती, और कॉर्न कॉब, ये एग्जाम्पल भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अब बारी आती है वाटर पॉलिनेशन की, यानी कि हाइड्रोफिली की। तो पॉलिनेशन ऑफ वाटर बाय वाटर इज वेरी रेयर, मतलब ये काफी रेयर फिनोमिनन है इन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड इट इज लिमिटेड टू अबाउट 30 जेनेरा। ये काफी रेयर फिनोमिनन है और ये हमको बहुत कम जीनसेस यानी कि 30 जीनस में ही देखने को मिलता है। देयर आर थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ जीनसेस प्रेजेंट। स्पेशली मोनोकॉटिलिडॉन्स में हमको वाटर पॉलिनेशन देखने मिलता है, यानी कि हाइड्रोफिली देखने को मिलता है। एज अगेंस्ट दिस you would recall that water is a regular mode of transport for the male gametes among the lower plant groups। देखो, अगर हम एकदम लोअर प्लांट ग्रुप्स की बात करें, जैसे ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स, जिनके पास ना तो फ्लावर्स होते हैं, ना सीड्स होती हैं, ना प्रॉपर वेसल्स होते हैं, कंडक्टिंग टिश्यूज नहीं होते हैं, तो ऐसे फ्लावर्स में पानी की मदद से गैमेट्स ट्रांसफर होता है। मतलब ये पानी में ग्रो होते हैं, ये प्लांट समुद्र के नीचे, नदी के तट पे, और वहां पर पानी की मदद से इनके गैमेट फ्लो होके एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक ट्रैवल करते हैं। सो ऐसे केसेस में वाटर इज अ वेरी रेगुलर मीडियम, यानी वाटर को अपना रास्ता बनाकर ये गैमेट्स ट्रैवल करते हैं। तो इन द लोअर प्लांट्स सच एज अलगे, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, ऐसा माना जाता है, इट इज बिलीव्ड दैट पर्टिकुलरली फॉर सम ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स that their distribution is limited because of the need for water for the transport of male gamete and fertilization। मतलब क्या बोला गया है, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स ये ऐसे प्लांट्स हैं जो वाटर की मदद से ही पॉलिनेशन करते हैं, और इस वजह से इनका पॉलिनेशन काफी लिमिटेड रह जाता है। मतलब ये ज्यादा वैरायटी के साथ पॉलिनेशन नहीं कर सकते क्योंकि ये पानी में ही रहते हैं। ओके, सम एग्जाम्पल्स ऑफ वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स आर वैलिसनेरिया एंड हाइड्रिला। तो आपको ये एग्जाम्पल्स लिखने हैं, यहाँ पर हम एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं। आपका काम देखो मैं कितना आसान कर रही हूँ। ओके, तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल लिख देते हैं। विंड पॉलिनेशन का एग्जाम्पल हमने क्या देखा था, ग्रासेस। वाटर पॉलिनेशन का एग्जाम्पल हम क्या देख रहे हैं, वैलिसनेरिया एंड हाइड्रोफिली, नहीं वैलिसनेरिया एंड हाइड्रिला। और भी एग्जाम्पल्स है, सी ग्रास, जोस्टेरा, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे। ओके, so some examples of water pollinated plants are Vallisneria and Hydrilla which grow in fresh water। ये फ्रेश वाटर के एग्जाम्पल्स हैं, मतलब जो मीठे पानी में ग्रो होते हैं, जो फ्रेश वाटर में ग्रो होते हैं, और कुछ खारे पानी में भी हमको देखने को मिलते हैं। सम मरीन सी ग्रासेस सच एज जोस्टेरा। देखो वाटर पॉलिनेशन कैसे होता है, मैं आपको एक फोटो दिखाती हूँ। दो टाइप का वाटर पॉलिनेशन होता है, एक हाइपोहाइड्रोफिली, एक एपीहाइड्रोफिली। सबसे पहले हम देखेंगे हाइपोहाइड्रोफिली। रुको, पिक्चर डाउनलोड हो रही है, एक मिनट रुको, पीडीएफ थोड़ा सा अपना हैंग हो जाता है। हाँ, ये देखो, ये है एपीहाइड्रोफिली का एग्जाम्पल। किसका एग्जाम्पल है ये, एपीहाइड्रोफिली। इसमें होता क्या है, इसमें आपका जो फीमेल फ्लावर है उसका जो स्टाइल है, फीमेल फ्लावर का ये वाला स्टाइल नहीं, उसका जो ये ऑर्गन वाला जो स्टाइल होता है, ये स्टाइल थोड़ा सा लंबा और थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है। तो जब इस फ्लावर को पॉलिनेशन करना है, फर्टिलाइजेशन करना है, तो ये स्टाइल ऐसे रिबन के जैसे ओपन हो जाता है और फ्लावर पानी के सरफेस तक पहुंच जाता है। कहाँ तक पहुंच जाता है, पानी के सरफेस तक। और फिर बाहर से हवा से उड़ते हुए जो पोलन ग्रेन्स आएंगे, या पानी के नीचे सरफेस से ही जो पोलन ग्रेन्स आएंगे, ये पोलन ग्रेन्स पानी के सरफेस तक आते हैं, और सरफेस तक आते आते कभी ना कभी तो ये फीमेल फ्लावर तक पहुंच ही जाएंगे। पानी लहरा लहरा के इन पोलन ग्रेन्स को फीमेल के फ्लावर तक पहुंचा ही देता है। तो जब ये एंथर मतलब ये पोलन ग्रेन अपने फीमेल के फ्लावर के साथ मिलेंगे, तो इस टाइप के पॉलिनेशन को हम बोलते हैं एपीहाइड्रोफिली। एपी मतलब क्या होता है, अबव द सरफेस ऑफ द वाटर, यानी कि पानी के सरफेस के ऊपर ये टाइप का पॉलिनेशन हो रहा है। और ये इसका एग्जाम्पल क्या है, वैलिसनेरिया। इसका एग्जाम्पल क्या है, वैलिसनेरिया। सो और हाइपोहाइड्रोफिली क्या होता है बेटा, हाइपोहाइड्रोफिली क्या होगा, हाइपोहाइड्रोफिली में आपको क्या देखने को मिलेगा, पानी के सरफेस के नीचे, मतलब हवा से कोई पोलन ग्रेन उड़ के आया है, और ये पोलन ग्रेन का स्पेसिफिक ग्रेविटी वाटर से भी ज्यादा हैवी है। मतलब ये पोलन ग्रेन काफी हैवी पोलन ग्रेन है, तो ये पानी के नीचे चले जाएंगे। और पानी के नीचे जो प्लांट्स हैं जैसे जोस्टेरा एंड सी ग्रास, ये सी ग्रास के पास आपको रिबिन जैसा ओवरी देखने को मिलेगा, रिबिन जैसा गाइनोशियम देखने को मिलेगा, जो इस पोलन ग्रेन को ट्रैप कर लेगा, जो क्या कर लेगा, इस पोलन ग्रेन को ट्रैप कर लेगा और पॉलिनेशन करेगा। सो ये एग्जाम्पल है हाइपोहाइड्रोफिली का।
जहाँ पे पॉलिनेशन पानी के अंदर हो रहा है। जब पानी के ऊपर होता है पॉलिनेशन तो उसको एपिहाइड्रोफिली बोलते हैं, जब पानी के नीचे होता है पॉलिनेशन तो उसको हाइपोहाइड्रोफिली बोलते हैं। तो देखो यहाँ पर हमें क्या बताया गया है, नॉट ऑल एक्वेटिक प्लांट्स यूज वाटर फॉर पॉलिनेशन। देखो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो प्लांट्स पानी में ग्रो होते हैं वो पानी की मदद से ही पॉलिनेट होंगे, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। इनफैक्ट हमको क्या देखने को मिलता है कि ज्यादातर जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं यानी जो पानी में ग्रो होते हैं, सच एज वाटर ह्याकिंथ एंड वाटर लिली, द फ्लावर्स इमर्ज अबव द लेवल। जैसे वैलिसनेरिया का भी हमने एग्जांपल देखा, ये वैलिसनेरिया का जो हमने एग्जांपल देखा, इसमें हमको क्या देखने को मिल रहा है कि फीमेल फ्लावर पानी में ग्रो हो रही है लेकिन पॉलिनेशन करने के लिए ये पानी के सरफेस के ऊपर जाती है। सो फ्लावर्स इमर्ज अबव द लेवल ऑफ द वाटर, ये वाटर के सरफेस के ऊपर आ जाते हैं और या तो ये इंसेक्ट की मदद से पॉलिनेट करते हैं या तो विंड की मदद से, यानी कि एंटोमोफिली होता है या तो एनिमोफिली देखने को मिलता है हमको। एज इन मोस्ट ऑफ द लैंड प्लांट्स, जैसे लैंड पे कैसे हवा की मदद से या इंसेक्ट की मदद से पॉलिनेशन होता है, वैसे ही इन प्लांट्स में भी हवा की मदद से भी कोई पोलन ग्रेन उड़ के आ सकता है, या इंसेक्ट भी, पानी में भी मच्छर और मक्खी होते हैं तो उनके मदद से भी पोलन ग्रेन्स आपके फ्लावर तक आ सकते हैं। सो वैलिसनेरिया जैसे प्लांट्स में, ये प्लांट भले ही ग्रो पानी में होते हैं तो इन प्लांट्स को हम एक्वेटिक प्लांट्स बोलेंगे, लेकिन इनमें ज्यादातर पॉलिनेशन हमको विंड पॉलिनेशन या इंसेक्ट की पॉलिनेशन यानी कि एंटोमोफिलस देखने को मिलता है, यानी कि इंसेक्ट पॉलिनेशन की मदद से। ओके ऑल राइट, अब आगे देखो क्या बोला गया है, वैलिसनेरिया का एग्जाम्पल दिया गया है। इन वैलिसनेरिया द फीमेल फ्लावर रीच द सरफेस ऑफ द वाटर। हमको क्या देखने को मिलता है वैलिसनेरिया में, फीमेल का जो फ्लावर है वो पानी के सरफेस के ऊपर आ जाता है। जैसे मैं आपको बार बार यहाँ बता रही हूँ, ये देखो ये अपना फीमेल का फ्लावर है, ये पानी के सरफेस के ऊपर आ गया है। ओके सो द फीमेल फ्लावर रीच द सरफेस ऑफ द वाटर बाय द लॉन्ग स्टॉक एंड द मेल फ्लावर्स और पोलन ग्रेन्स आर रिलीज्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। तो फीमेल फ्लावर का ये जो स्टाइल है ये लंबा है और मेल फ्लावर्स क्या करते हैं, अपने पोलन ग्रेन्स को पानी के सरफेस पे छोड़ देते हैं। ओके दे आर कैरिड पैसिवली बाय वाटर करंट। वाटर करंट मतलब क्या होता है, पानी में करंट नहीं छोड़ा जाता है, वाटर करंट यानी कि पानी की जो मूवमेंट होती है, जो लहर आती है, वो लहर इस पोलन ग्रेन को अपने फीमेल फ्लावर तक लेकर जाती है। सम ऑफ देम इवेंचुअली रीच द फीमेल फ्लावर्स। तो देखो फिगर 2.11a में हमको दिखाया गया है। चलो टेक्स्ट बुक का जो फिगर है वो हम देखते हैं, 2.11a। चलो डाउनलोड हो जा भाई पीडीएफ। यस ये देखो यहाँ पे हमको काफी अच्छा डायग्राम दिया गया है, बट ये डाउनलोड, हाँ यस हो गया। देखो ये अपना फीमेल का फ्लावर है, ये पानी के सरफेस के ऊपर आ गया है। ओके और ये पानी के सरफेस के ऊपर जब आएगा तो पोलन ग्रेन्स हवा ये नीचे से निकलते हैं पानी के लोअर सरफेस से और उड़ उड़ के पानी के अपर सरफेस तक पहुंच जाते हैं और वहां पहुंचने के बाद ये आपके स्टिग्मा के साथ अटैच होते हैं। या विंड की मदद से भी पोलन ग्रेन आ सकता है या इंसेक्ट की मदद से भी पोलन ग्रेन आ सकता है, तो कैसे भी टाइप का पॉलिनेशन हो सकता है। ओके तो देखो इधर क्या बताया गया है, रुक जाओ थोड़ा सिस्टम, हाँ यस। So they are carried passively by water currents. Some of them eventually reach the female flowers and the stigma. दूसरे ग्रुप के जो फ्लावर्स हैं, जैसे कि मैंने आपको बोला था हाइपोहाइड्रोफिली, सी ग्रासेस। सो इन अनदर ग्रुप ऑफ फ्लावर्स पॉलिनेटेड प्लांट्स सच एज सी ग्रासेस, फीमेल फ्लावर्स रिमेन सबमर्ज्ड इन द वाटर। कुछ दूसरे ग्रुप्स जो होते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया ना, ये आपका पानी का सरफेस है, दूसरे मार्कर से बनाती हूँ मैं, हाँ ये देखो ये आपका वाटर सरफेस है, वाटर सरफेस के नीचे ही इनका पॉलिनेशन होता है। सो कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनमें फीमेल के फ्लावर्स पानी के नीचे ही होते हैं, सबमर्ज्ड यानी कि डूबे हुए होना, और पोलन ग्रेन्स पानी के अंदर ही रिलीज होंगे। ओके पोलन ग्रेन्स इन मेनी सच स्पीशीज आर लॉन्ग रिबन लाइक एंड दे कैरिड पैसिवली इनसाइड द वाटर। तो यहाँ पे जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, ये पोलन ग्रेन्स काफी लंबे होते हैं और ये पानी के अंदर जाते हैं और फीमेल के स्टिग्मा के साथ मिलकर पॉलिनेशन करते हैं। ओके some of them reach the stigma and achieve pollination. In most of the water pollinated species, pollen grains are protected from wetting by a mucilaginous covering. अब यहाँ पे ये एक important चीज क्या बोली गई है आपको, सिंपल सा लॉजिक है, पानी के अंदर अगर कोई चीज जाएगी तो उसके खराब होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, वो जल्दी सड़ सकती है। तो ऐसे केस में हमारे जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, इन पोलन ग्रेन्स के बाहर एक म्यूकिलेज की लेयर होती है। म्यूकिलेज मतलब क्या होता है, एक वैक्सी मेम्ब्रेन होती है जो इन पोलन ग्रेन्स को जल्दी खराब नहीं होने देती है, इनको जल्दी वेट नहीं होने देती है, मतलब इनमें वाटर जल्दी क्या बोलते हैं एब्जॉर्ब नहीं होता है। ये हमारे पोलन ग्रेन को अनवेटेबल रखते हैं, यानी कि उसको जल्दी खराब नहीं होने देते हैं, नॉन पेरिशेबल रखते हैं। ओके
सो बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर नॉट वेरी कलरफुल। अब यहाँ पे लास्ट में आपको कंक्लूजन क्या दिया गया है कि जो फ्लावर्स विंड की मदद से पॉलिनेट होते हैं, यानी हवा की मदद से या वाटर की मदद से पॉलिनेट होते हैं, ये इतने ज्यादा कलरफुल नहीं होते हैं और ना ही इनमें नेक्टर होता है। नेक्टर मतलब क्या होता है? जूस। तो इन फ्लावर्स में ना तो आपको खुशबू देखने को, ना तो खुशबू सूंघने मिलती है, ना ये फ्लावर्स अट्रैक्टिव होते हैं। इसका रीजन क्या हो सकता है, क्या आप मुझे बता सकते हैं? सिंपल सा रीजन है, विंड को कुछ फर्क नहीं पड़ता ये फ्लावर अट्रैक्टिव है या नहीं है, वाटर को कुछ फर्क नहीं पड़ता ये फ्लावर के पास खुशबू है या नहीं है। विंड और वाटर ये अबायोटिक एजेंट्स हैं, तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ना तो ये खुशबू सूंघ सकते हैं और ना ही ये कलर्स देख सकते हैं। तो विंड एंड वाटर, दीज आर अबायोटिक एजेंट्स which do not interfere with the nectar or with the कंस्पिकस नेचर ऑफ द फ्लावर। इनका तो काम है सिर्फ पोलन ग्रेन को स्टिग्मा तक पहुंचाना, तो ना ही इनको नेक्टर से कुछ लेना देना है, ना ही इनको अट्रैक्टिव कलर्स से कुछ लेना देना है। हाँ, अगर मैं इंसेक्ट की बात करूं तो इंसेक्ट को अट्रैक्टिव कलर बहुत अच्छा लगता है, उनको ज्यादा जूस पसंद है, तो उनके लिए नेक्टर होना जरूरी है और कलरफुल होना जरूरी है। लेकिन विंड और वाटर को तो इससे कुछ लेना देना ही नहीं है। इसीलिए because wind and water are abiotic agents and that is why the flowers pollinated by wind and water are not very colorful and they do not produce enough nectar। ये था आपके इस क्वेश्चन का आंसर, बिकॉज दे आर अबायोटिक एजेंट, विंड एंड वाटर आर अबायोटिक एजेंट्स। ओके, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, पक्का यहाँ तक समझ में आया है। अब इसके आगे जो बायोटिक एजेंट्स का पॉलिनेशन होता है, यानी कि एनिमल्स की मदद से कैसे पॉलिनेशन किया जाता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, लेकिन प्लीज मेक श्योर कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि हमारा गोल है कि जितने भी बच्चे पूरे महाराष्ट्र, पूरे ऑल ओवर इंडिया, पूरे एशिया में जितने भी बच्चे ये वीडियोस देख रहे हैं, सबको ये फ्री एजुकेशन का फायदा हो सके। और आपका फीडबैक भी मोस्ट वेलकम है। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमें थोड़ा अलग तरीके से पढ़ाना चाहिए या कोई दूसरी लैंग्वेज में पढ़ाना चाहिए, हिंदी, मराठी में, इंग्लिश में पढ़ाना चाहिए, आप अपना फीडबैक भी कमेंट सेक्शन में हमें दे सकते हैं। तो प्लीज अपना फीडबैक जरूर कमेंट करें, वीडियो अच्छी लगे तो वो भी हमें बता सकते हैं। और एक चीज, अपना ये चैप्टर आधे से ज्यादा कवर हो चुका है, तो क्या आपको इस चैप्टर का मेंटी क्विज चाहिए? अगर मेंटी क्विज चाहिए तो कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बताइए कि मैम प्लीज कंडक्ट मेंटी क्विज फॉर दिस चैप्टर। तो जितना टॉपिक कवर हो गया है उतने टॉपिक का मेंटी क्विज हम आपके लिए लेकर आएंगे और बाकी के टॉपिक्स की वीडियोस भी हम अपलोड करते रहेंगे। जैसे ही थोड़ा सा 12th का सिलेबस कवर हो जाएगा, हम 11th का सिलेबस भी अपलोड करना स्टार्ट कर देंगे। मेक श्योर दैट यू शेयर दिस चैनल विथ एज मेनी पीपल एज पॉसिबल। एंड ऑल्सो वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है जिसका नाम है ज्ञान लैब, जिसमें अप्रोक्सीमेटली 9-10,000 मेंबर्स हैं। तो अगर आपने ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है देन प्लीज मेक श्योर कि आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें। इसकी जो लिंक है ये आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। देखो, नीट के बच्चों को बहुत डिफिकल्टीज होती है कॉन्सेप्ट समझने में, और यही रीजन है कि हमने महाराष्ट्र सिलेबस के साथ साथ नीट का सिलेबस भी पढ़ाना स्टार्ट किया है। देन मेक श्योर कि आपकी मदद के वजह से ही ये चैनल ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी। तो प्लीज हेल्प अस इन रीचिंग आउट टू एज मेनी स्टूडेंट्स एज पॉसिबल। जो रूरल एरियाज में रहते हैं, जिनके पास ज्यादा फैसिलिटीज नहीं है, कम से कम वो फ्री एजुकेशन लेकर अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तो try to share this video with as many people as possible. If you liked the video, click on the like button. और अगर आपको मेंटी क्विज चाहिए तो मेंटी क्विज जरूर बताना कमेंट में कि you want मेंटी क्विज फॉर दिस सेशन, तो हम आपके लिए जल्द से जल्द लाइव मेंटी क्विज सेशन लेकर आएंगे। इसके अलावा जो महाराष्ट्र बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हमने एक नया बैच स्टार्ट किया है, विद्यार्थी बैच, विद्यार्थी 2022 के बोर्ड्स के लिए, जिसमें फिजिक्स और बायो के लाइव लेक्चर्स लिए जाएंगे ओनली फॉर महाराष्ट्र बोर्ड। फिजिक्स और बायो का लाइव लेक्चर्स लिया जा रहा है। फिजिक्स का पूरा सिलेबस 12th का स्टार्ट टू एंड कंप्लीट किया जाएगा। विद्यार्थी बैच का टाइमिंग है 7:30 to 8:30 AM और ये सिर्फ महाराष्ट्र बोर्ड के सिलेबस के बच्चों के लिए है। हमारी जो महाराष्ट्र बोर्ड की चैनल है उसका नाम है ज्ञान लैब, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो सारे फ्रेंड्स के साथ ये चैनल शेयर करें, जो नीट वाले बच्चे हैं, जो महाराष्ट्र बोर्ड वाले बच्चे हैं, और अपने फ्रेंड्स की हेल्प करें। चलिए मिलते हैं जल्दी। मेक श्योर कि आप कमेंट करके हमें बताएं वेदर यू वांट मेंटी क्विज और नॉट, या चैप्टर खत्म करने के बाद हम मेंटी क्विज लें। सो अपना ओपिनियन हमारे साथ शेयर कीजिए और बने रहिए चैनल के साथ। इसी तरीके से हमें सपोर्ट करते रहिए, प्यार दिखाते रहिए। बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर, सी यू सून एंड स्टडी वेल। बाय बाय।